दोस्तों हमारी पूरी बॉडी में हमारा दिमाग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो जापान के साइंटिस्टों ने लैब में विकसित मस्तिष्क कोशिकाओं को जोड़ने की तकनीक को हासिल किया है। ये किस प्रकार से किया जाता है, क्या फ़ायदे होंगे इसके, वो सब हम जानेंगे। दोस्तों क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अरे क्यों नहीं कर रहे हो यार, बता दो। दोस्तों आपने एक चेयर के बारे में सुना होगा कि जिसमें क्या होता है कि अगर आप सोचोगे कि आपको आगे जाना है तो वो चेयर आपका जो माइंड है उसको पढ़कर आगे बढ़ने लगेगी। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें मतलब बन चुकी है, लेकिन अभी हम बहुत अधिक लेवल पर ऊपर के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें किस प्रकार काम करती हैं ये जानते हैं। तो हाल ही में दोस्तों जापानीज साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक को विकसित किया है जिससे लैब में उगने वाले दिमाग की कोशिकाओं को जोड़ने में मदद मिलेगी, उनको जोड़ सकते हैं। इस तकनीक का नाम न्यूरो नैनो वायर है, जिसमें कि नैनो वायर्स का उपयोग किया जाता है। इस टेक्निक में नैनो वायर्स का एक नेटवर्क बनाया जाता है जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स, दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में कनेक्शंस बनाने में हेल्प करता है। नैनो वायर्स का उपयोग करके साइंटिस्ट के पास एक नए तरह का उपकरण होता है जो न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। न्यूरॉन नैनो वायर टेक्निक काम कैसे करती है ये समझने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने नैनो वायर्स का एक नेटवर्क बनाया। फिर ये नैनो वायर्स को लैब में उगने वाले न्यूरॉन्स के पास रखकर उन्हें कनेक्ट किया जाता है। जब न्यूरॉन्स अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं तो जो नैनो वायर्स हैं उन सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करते हैं। इससे साइंटिस्ट जो दिमाग की कोशिकाएं हैं उनके बीच के कनेक्शंस को समझ सकते हैं। हमारे दिमाग के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने में भी हेल्प मिलती है इससे। फ्यूचर में इस टेक्निक का उपयोग जो है वो न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी में किया जा सकता है, और इससे हम अपने दिमाग के सिग्नल्स को समझकर हम मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मशीन से दिमाग के सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, इसमें कई और चीजों की मदद ली जाती है, टेक्निक की मदद ली जाती है। कई टर्म है जो कि बहुत हार्ड है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्सोनल बंडल्स और ऑप्टोजेनेटिक दोनों ही महत्वपूर्ण टेक्निक है जो कि न्यूरो नैनोवायर टेक्निक के साथ मिलकर दिमाग के ऑर्गेनॉइड्स के विकास और व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। एक्सोनल बंडल्स या एक्सॉन ट्रैक्स दिमाग के न्यूरॉन्स के एक्सॉन का नेटवर्क होता है जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे तक ट्रांसमिट करते हैं। इसमें कई न्यूरॉन्स के एक्सॉन को एक साथ बंद किया जाता है जिससे उनके कनेक्शंस और कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने में मदद मिलती है। एक्सोनल बंडल्स का उपयोग करके साइंटिस्ट न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को समझ सकते हैं और उनकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये ट्रांसमिट हो रही हैं डाटा जो भी है। बेसिकली देखा जाए तो एक्सोनल बंडल्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो है न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस एस्टेब्लिश करना। जैसे कि हमारे दिमाग के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में कनेक्शंस होते हैं, वैसे ही एक्सोनल बंडल्स के माध्यम से ऑर्गेनॉइड्स के अलग अलग क्षेत्रों के बीच भी कनेक्शंस बनाए गए हैं। एक्सोनल बंडल्स के माध्यम से बनाए गए कनेक्शंस ऑर्गेनॉइड के व्यवहार को भी असली दिमाग जैसा बनाता है। दूसरी तकनीक जो मैंने बताई थी वो थी ऑप्टोजेनेटिक्स। इसमें साइंटिस्ट ऑप्टिकली सेंसिटिव प्रोटीन्स को दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स में इंसर्ट करते हैं। जब ये प्रोटीन्स लाइट के प्रभाव में आते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। इस प्रकार साइंटिस्ट स्पेसिफिक न्यूरॉन्स को प्रकाश के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी एक्टिविटी को मॉडरेट कर सकते हैं। सुनने में तो ये ऐसा लग रहा है कि एक सीरीज थी, उसमें एक हेलमेट वगैरह पहना देते हैं, उसमें से लाइट वाइट निकलती है और फिर वो अपने दूसरे दुनिया में एक तरह से फ्यूचर टाइप में चले जाते हैं और वहाँ पर वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। इन दोनों तकनीक का उपयोग करके साइंटिस्ट ऑर्गेनॉइड्स के विकास और व्यवहार को समझ सकते हैं। ऑर्गेनॉइड्स के विकास और एक्टिविटी में होने वाले परिवर्तनों को ऑब्जर्व करने से साइंटिस्ट को समझने में हेल्प मिलती है कि कैसे न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस और एक्टिविटी ब्रेन के विकास को प्रभावित करते हैं। जो जापानीज साइंटिस्ट हैं उन्होंने लैब में उगने वाले दिमाग जैसा टिश्यू को जोड़ने का काम किया है। ये कुछ हमारे दिमाग के सर्किट्स की तरह काम करते हैं। हमने ऑर्गेनॉइड्स के बारे में बात करी थी तो उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो ऑर्गेनॉइड्स एक प्रकार के एक्सपेरिमेंटल मॉडल टिश्यू होते हैं जो ह्यूमन स्टेम सेल को 3D विकसित दिमाग जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब हम ह्यूमन स्टेम सेल को लैब में विकसित करते हैं तो उन्हें एक विशिष्ट प्रकार के कंटेनर में रखा जाता है जिसमें उनका विकास होता है। ये भी आपने कई वीडियोस में देखा होगा, आजकल तो बहुत सारी मूवीज में ये दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से उन स्टेम सेल से एक 3D
ब्रेन मिमिकिंग स्ट्रक्चर या दिमाग जैसी कुछ संरचना बनाई जाती है। इन ऑर्गेनॉइड्स को डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट स्टेम सेल को प्राकृतिक दिमाग के विकास की स्थितियों और परिस्थितियों के अनुरूप उसी सिचुएशन में रखते हैं जिससे कि एक दिमाग जैसा कुछ विकसित हो सके। इस विकास के दौरान स्टेम सेल डिवाइड होते हैं और अलग अलग प्रकार के दिमाग की कोशिकाएं बनती हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, एस्ट्रोसाइट्स हो गए और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए। इन ऑर्गेनॉइड्स की हेल्प से वो दिमाग के मुख्य फीचर्स और फंक्शंस को लैब में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ट्रांसमिशंस और व्यवहार के विकास को। और इन ऑर्गेनॉइड्स की हेल्प से हमें दिमाग के विकास और विकास के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझने का एक नया तरीका मिलता है। और इसकी हेल्प से न्यूरो डिजेनरेटिव्स डिसीज जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, ऐसे रोगों को समझने के लिए और उनके इलाज के लिए नई तरीकों की खोज होती है। आपने देखा होगा कई सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले चूहों पर किए जाते हैं, तो वही है कि एनिमल स्टडीज के द्वारा हमें दिमाग के विकास और व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ है, लेकिन इनका उपयोग ह्यूमंस के दिमाग के विकास और व्यवहार को समझने में थोड़ा सा लिमिटेड होता है। और इसका कारण यही है कि जो इंसान है और जानवर है उनके दिमाग के स्ट्रक्चर में और उनका जो व्यवहार है उसमें थोड़ा सा मतलब अंतर होता है। सेम लैब में उगने वाले दिमाग की कोशिकाएं जो है ब्रेन सेल्स हैं, वो भी असली दिमाग के सेल से थोड़ा अलग होती हैं। अगर हम बिल्कुल ही एकदम सेम बना दे तो क्या ही बात हो यार, हम ही भगवान बन जाएंगे। इन सेल्स में अक्सर असली दिमाग के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्शन की कमी होती है जो कि असली दिमाग के सेल्स में पाई जाती है। सेम वही चीज है कि जैसे हम रोबोट तो बनाते हैं, उसको सब चीज सिखा देते हैं, लेकिन इमोशंस किस तरीके से किस चीज पर रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट करना है, वो सब हम नहीं सिखा पाते। यहाँ सोचने वाली एक और बात है कि हम इतने करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबके दिमाग, सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं। हमने लैब में बनाया, मान लो कि 100 दिमाग बनाए, अब हम ये कैसे करेंगे कि वो अलग अलग रिएक्ट करें, अलग अलग सोचें चीज़ों पर। हमने अगर बनाया, हो सकता है वो सभी एक ही तरह से काम करते हो, जैसे कि रोबोट देख लो कि वो एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं। अलग अलग भावनाएं हम नहीं डाल पाएंगे, ये और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जब हम लैब में उगने वाले ब्रेन सेल्स के उपयोग करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है कि ये सेल असली दिमाग के सेल्स जैसे नहीं है पूरी तरीके से। इसके जो परिणाम स्वरूप हमें असली जो दिमाग है उसके विकास और व्यवहार के बारे में पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं मिलेगी। इसके अलावा एनिमल स्टडीज के भी अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जो लैब में हम काम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, नहीं, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने में मदद ज़रूर से मिलती है। और इसी के ज़रिए हमने काफ़ी सारे जो रोग होते हैं उनका इलाज ढूंढा है। और जैसे कि मैंने बताया कि कई इक्विपमेंट्स है, जैसे चेयर वगैरह है, वो बनाई है जो हमारे दिमाग से मतलब जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो उससे चलती है अगर हम बोल नहीं पाते तो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में अलग अलग क्षेत्रों के बीच में कई कनेक्शंस होते हैं जो हमारे दिमाग के विभिन्न कार्यों और व्यवहारों को संचालित करते हैं। इन कनेक्शंस और सर्किट्स के माध्यम से हमारी स्मृति हो जाए, बुद्धि हो जाए, भावना और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इंटर रीजनल कनेक्शंस हमें इंसानियत को समझने और व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटर रीजनल कनेक्शंस और सर्किट्स के महत्व को समझने का ये मुख्य तत्व है कि ये हमें बताता है कि हम क्यों करते हैं जो भी हम करते हैं और कैसे हमारे दिमाग में विकसित हुई व्यवहारिक प्रतिबिंबकारियत और विभिन्न दिमाग के क्षेत्रों के बीच कनेक्शन हमारे व्यक्तित्व को और गहरा बनाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, क्या आपको पता है नींद हमारे दिमाग में जमे हुए कचरे को साफ करने में मदद करती है। और शुक्र ग्रह लीक हो रहा है और इतिहास में पहली बार जो नासा है वो ड्रैगन फ्लाई को उड़ाएगा अंतरिक्ष में। चंद्रमा पूरी तरीके से पलट गया है। चंद्रमा पर अब कारें दौड़ेंगी। एक ऐसा ग्रह जिसके एक तरफ तो दिन रहता है हमेशा के लिए और दूसरी तरफ हमेशा के लिए रात रहती है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जाकर चेकआउट कीजिए।